नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम के बेटे और टीपू के नाम से मशहूर अखिलेश यादव, जिनके ऊपर टोटी चोरी से लेकर गमला चोरी और कमोड चोरी तक के आरोप लग चुके हैं, अब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कफील की तरह से आजम खान को भी निर्दोष होते हुए झूठे मामलों में फंसाया गया है, इसलिए आजम खान को रिहा किए जाने की जरूरत है। आजम खान जो कि गुरु है, उस्ताद है अखिलेश यादव का, और बार बार अखिलेश यादव उसको बेगुनाही का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आते हैं। जैसे कि मुलायम सिंह ने राजीव गांधी को बेगुनाही का सर्टिफिकेट देते हुए बोफोर्स घोटाले की तमाम फाइलें जब वो रक्षा मंत्री थे तब जलवा दी थी, नष्ट करवा दी थी। उसी तरीके से अखिलेश यादव को लगता है कि जैसे उन्होंने टोटी चोरी को और कमोड चोरी से लेकर गमला चोरी कराई थी, उसी तरीके से भैंस चोरी करने वाला, पायल चोरी करने वाला, जमीन चोरी करने वाला आजम खान, जिसके ऊपर 100 के करीब मुकदमे चल रहे हैं, अवैध निर्माण का उसको नोटिस जारी हो चुका है। उसकी पत्नी के नाम पर जो जमीन है जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी, इन सभी चीज़ों को तोड़ने का नोटिस जारी हो चुका है। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम, उसकी पत्नी तंजीम फातिमा, और वो खुद जेल में है। लेकिन अखिलेश को लगता है कि ये सब झूठे आरोपों में हुआ है और उसे छोड़े जाने की जरूरत है। यानी कि अखिलेश यादव ने यहाँ दो अपराधियों को बेगुनाही का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश की। कफील जिसके ऊपर के भड़काऊ भाषण देने का केस चल रहा था और उसको हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यह आदेश दिया कि उसको रिहा किया जाए। हालांकि उसको 7 महीने जेल में गुजारने पड़े, क्योंकि उसने जो भाषण दिया था अलीगढ़ में वो वास्तव में भड़काऊ था और कानून की जानकारी रखने वाला कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी उस भड़काऊ भाषण के लिए कफील को बेगुनाह नहीं कह सकता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ राजनीति तुष्टीकरण के लिए होती है और देश के लिए नहीं होती है। अखिलेश जानता है कि कफील के पक्ष में खड़े होने का मतलब है कि मुस्लिमों का वोट उसे उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, और जिस तरीके से उसके पिता ने एमवाई फैक्टर के नाम पर सरकार बना ली थी मुस्लिम और यादव के गठजोड़ के माध्यम से, उस तरीके से 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव इस तरीके के बयान देता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उसने आजम खान को भी एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि आजम खान को फर्जी मामलों में फंसाया गया है, जबकि आजम खान और उसका पूरा परिवार खुद जानता है कि उन्होंने जो अपराध किए हैं अब उनकी सजा मिलने का समय आ गया है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, एक श्लोक है उनकी जो चाणक्य नीति में आता है, और उसमें यह कहा गया था कि अगर 12 साल के भीतर किसी भी अपराधी को सजा नहीं मिलती है तो आप कह सकते हैं कि सत्ता जो है ठीक नहीं है, सत्ता सही तरीके से, कानून अपना सही तरीके से, न्याय अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आजम खान को जेल हुई है, जेल में सड़ना पड़ रहा है, उसका सीधा नतीजा है कि सत्ता सही काम कर रही है, न्याय हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 100 के करीब मुकदमे हैं, आजम खान को, क्योंकि वो उसका उस्ताद है, इसलिए अखिलेश यादव उर्फ टीपू यादव बचाने की कोशिश कर रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है युवाओं के साथ अत्याचार कर रही है, आम आदमी के साथ अत्याचार कर रही है और बेगुनाहों को जेल में सड़ाया जा रहा है। बात करें अगर कफील की, तो कफील को लेकर किसी को भी शक व शुबहा नहीं था कि उसने जो भाषण दिया था अलीगढ़ में वो वास्तव में भड़काने वाला था, क्योंकि कफील ने उस भाषण के दौरान कहा था कि हमारी तादाद 25 करोड़ है और हमारे ऊपर तुम किसी भी तरीके से कोई भी कानून नहीं ला सकते हो, अगर हम इकट्ठे होकर आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये सीधे तौर पर एक परोक्ष रूप से धमकी दी जा रही थी केंद्र सरकार को, भारतीय संविधान को ललकारा जा रहा था, क्योंकि जो कानून बनाया गया था वो संविधान के दायरे में बना था और संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर देश की 130 करोड़ जनता ने जिस सरकार को चुना था, उसी सरकार के द्वारा, उसी संसद के द्वारा वो कानून पास हुआ था जिसका नाम था CAA। और इसका विरोध करते हुए ही कफील ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी और ये कहने की कोशिश की थी कि CAA कानून, यानी कि जो नागरिकता संशोधन का नया कानून बना है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि इस कानून में कहीं भी किसी मुसलमान के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई थी। ये कानून सिर्फ उन धार्मिक तौर पर सताए गए शरणार्थियों के लिए था जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताया गया था, जिससे वो भारत आकर शरण मांग रहे थे।
लेकिन इस सब के बावजूद ये तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित डॉक्टर इस मामले में देश के पूरे जनता को, जो आम जन है, उसको बरगलाते हुए, बहकाते हुए नजर आए थे। और उस कड़ी में जिस तरीके से डॉक्टर कफील नाम के इस भ्रमित व्यक्ति ने ये कहा था कि हमारी तादाद 25 करोड़ है, ये उसी तरीके से था जैसे कि ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने कहा था कि 15 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। कुछ उसी तरीके का बयान था। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरीके से इस मामले में उस बयान का संज्ञान नहीं लिया, या फिर उन्हें यह लगा कि इस मामले में 7 महीने जेल में जो काटे हैं कफील ने वो पर्याप्त है। जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस मामले में रिहाई का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसके बाद कफील को मथुरा की जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले में अब राजनीति होने लगी है, पहले के प्रियंका वाड्रा ने भी इस तरीके का बयान दिया था और ये कहा था कि हम स्वागत करते हैं, कफील को रिहाई हुई है। और ये लोग इस राजनीति के चक्कर में, विपक्ष के चक्कर में या सरकार के विरोध के चक्कर में इस तरीके से समाज विरोधी लोगों को हीरो बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और उनकी आड़ में अपने साथ के, अपनी पार्टी के, अपने गिरोह के जो अपराधी किस्म के नेता हैं, उनको भी सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव यह भी कहते हैं कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अराजकता फैला रही है, लोगों को परेशान कर रही है, बेरोजगारी को बढ़ा रही है और तमाम तरीके से युवाओं के विरोध में है। लेकिन सब जानते हैं कि जब मुलायम की सरकार रही थी या बाद में अखिलेश की सरकार रही थी तो उत्तर प्रदेश के युवाओं का क्या हाल कर दिया गया था और किस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। लैपटॉप बांटने में भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसका वायदा करके अखिलेश यादव को सत्ता मिली थी। और बाद में साइकिल बांटने से लेकर तमाम हाईवे प्रोजेक्ट्स में सीधे तौर पर अखिलेश यादव और उसके चाचा शिवपाल यादव का तमाम नाम आया था। उसके अलावा गायत्री प्रजापति का खनन घोटाला कोई भूला नहीं होगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से दूसरे अन्य ऐसे ही मंत्री थे आजम खान जैसे, जो लोगों की छाती पर मूंग भी दल रहे थे और जनता के पैसे को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए थे, जिसका नमूना है कि अब आजम खान के ऊपर रामपुर और उसके अलावा आसपास के इलाकों में 100 के करीब आजम खान और उसके परिवार के ऊपर केसेस चल रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कार्रवाई की है, उससे भी अखिलेश यादव को यह डर लग रहा है कि धीरे धीरे करके उनकी पार्टी के भी तमाम जो माफिया हैं, तमाम जो खनन घोटालों में जिन्होंने अवैध संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं, और उसमें अखिलेश यादव के परिवार का नाम भी आ सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए या मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जो बेनामी संपत्तियां बनाई थी, उनमें से बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो अवैध रूप से बनी हुई हैं, जो कि ठीक तरीके से कानूनों का पालन करके नहीं बनी है, सरकारी जमीनों पर बनी है या फिर नजूल की या सेक्शन 7 की जो जमीनें हैं उस पर बनी हुई है। और अखिलेश को यह लगता है कि अगर आजम खान का जो हमसफर रिजॉर्ट है उसको तोड़ दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर सैफई गांव के अंदर या लखनऊ में अखिलेश और मुलायम के जो कुछ अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध कारोबार चल रहे हैं, उन पर भी हथौड़ा चलेगा, उन पर भी जेसीबी चल जाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार की। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले में एक निचले स्तर की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति का स्तर गिराने के पीछे एक कारण यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अब कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने पिछली 2 सरकारें चलाई हैं, चाहे मुलायम के ज़माने की सरकार हो या अखिलेश के ज़माने की, उसके बाद अब सोशल मीडिया का ज़माना आने के बाद हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। गाँव का हर युवक युवती जागरूक हैं और उन्हें हर चीज़ की अपडेट मिलती रहती है। वो मुख्य चैनलों को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कम देखते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और हर चीज को वेरीफाई करते हैं। उसका खामियाजा अखिलेश यादव जैसे लोगों को, जो कि जातिवाद की या धर्म की या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से अखिलेश यादव अपनी आखिरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार वो उत्तर प्रदेश सरकार पर, खासकर योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमले करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं, सीधे तौर पर आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो उसमें रामपुर के तमाम लोगों की शिकायतों के आधार पर हुई है। जिन गरीबों की जमीनों को आजम खान ने चुरा लिया था या हड़प लिया था, उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। और अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान का बेटा है, उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके की बातें करने के बाद अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं
कि अगर उनकी सरकार आती है या उनकी पार्टी की सरकार आती है तो वो निश्चित तौर पर अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे, अपराधियों को बेगुनाही के सर्टिफिकेट बांटने का काम करेंगे। मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद या आजम खान जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र सेंचुरी के तौर पर तब्दील कर देंगे, एक शहरगाह बना देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की लोकप्रियता का ग्राफ आदित्यनाथ की सरकार का बढ़ रहा है, उससे अखिलेश यादव के लिए कोई मौका नजर नहीं आ रहा है और उसी कुंठा को छुपाने के लिए, उसी खींच को छुपाने के लिए वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले आजम खान के जन्मदिन पर भी अखिलेश यादव ने बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया था, जबकि तमाम जांचों में कई मामलों में अब तक चार्जशीट दाखिल हो चुकी है आजम खान के खिलाफ। और जिस तरीके से आजम खान ने जितने काले कारनामे कर रखे हैं, उसके बाद लगभग तय है कि आजम खान से न केवल उन अवैध संपत्तियों की कीमत वसूली जाएगी और उसके अपराधों की सजा भी मिलेगी, और साथ ही साथ उसके जो अवैध निर्माण हैं उनको उसी तरह ढाया जाएगा जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के 2 बेटों के अवैध निर्माणों को लखनऊ में गिराया गया था। और उसी का डर अब मुलायम सिंह के बेटे टीपू को लग रहा है कि उसकी जो तमाम संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, जो हजारों करोड़ की संपत्तियां उसकी हैं, उन पर भी शायद योगी आदित्यनाथ की नज़र पड़ गई है। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।